यहाँ आपको ध्यान देना है, कंपनियों का वर्गीकरण में आप कंपनियों को 3 तरह से देखेंगे। 3 तरह में राजपत्र के द्वारा निगमित कंपनी, संसद के द्वारा निगमित कंपनी, और संसद ने जो कंपनी अधिनियम बनाया है 2013 वाला, इसके अंतर्गत निगमित कंपनी। निगमन का मतलब कल आप लोग समझ लिए हो, निगमन का मतलब रजिस्टर्ड करना, ठीक है। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो मतलब है कि उसका निगमन हो गया। अब इन 3 तरह से कंपनियां हमारे देश में हैं, थी, हमने यानी कि हम पढ़ेंगे। तो 3 तरह में से राजपत्र के द्वारा एक कंपनी, राजपत्र सुना है कभी? हाँ, तो अब राजपत्र में, राजपत्र का मतलब चार्टर, राजा का पत्र। और ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले अंग्रेजों ने शासन किया, और अंग्रेजों के शासन का मतलब कि ब्रिटेन के राजा ने हम पर शासन किया। तो वहां से चार्टर के द्वारा कोई कंपनी बनी थी शुरुआत में, जिसने आपको गुलाम बनाया, है ना। तो ये मुख्यतः उसी इंग्लैंड की बात कर रहा है। और ऐसी एक कंपनी थी जो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के अधीन थी, उसको हमने देखना है। दूसरी कंपनी संसद के द्वारा बनाई गई, यानी कि संसदीय अधिनियम के द्वारा निगमित कंपनियां, जो खास तौर से कंपनियां संसद के द्वारा कानून बनाकर बनाई जाती हैं, उन कंपनियों को हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। देखो, कंपनी दोनों है ये, ठीक है। ये तो चलो आज़ादी से पहले का है, कानून इन्हीं के बनाया जो हमारे पास था और आज तक हम लोग वही पढ़े थे, तो वो अलग चीज है। महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर में जो भी बना दिया और वो आपकी कंपनी यहाँ थी। लेकिन अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। संसद अधिनियम बना के स्पेशल कंपनी बनाती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम के तहत नहीं है, SBI है, दामोदर घाटी निगम है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो संसद स्पेशल अधिनियम बना के चलाती है, वो कंपनियां जो है आप यहाँ देखेंगे। ऐसी कंपनियों का, ऐसे निगमों का जो स्थापना है वो विशेष अधिनियम के तहत की जाती है, और हम लोग उसको इस कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। तो कंपनी की स्थापना के लिए जब स्पेशल कानून बनाकर संसद उसकी स्थापना करे तो वो इस कैटेगरी में आएंगी। तीसरी कंपनी हम लोग जो खास तौर से हम लोग जो कानून पढ़ रहे हैं, कंपनी अधिनियम 2013, वो कंपनियां इस तरह से यानी कि इसके अधीन पंजीकृत होती हैं, और हम लोग उसी कंपनी को पढ़ना है। कंपनियों के वर्गीकरण में आप 3 तरह की कंपनियों का चर्चा कर सकते हैं कि भाई 3 तरह की कंपनियां भारत में हैं या थी। फिर इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि कंपनियों के प्रकार क्या हैं, और इन प्रकारों में मैंने आपको बताया था 2 तरह की कंपनियां, सीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व वाली। कल चर्चा हुई थी इस पर। तो इन्हीं कंपनियों में कंपनी और बन जाएंगी, जो एक बनेगी प्राइवेट कंपनी अलग से, इन दोनों में ही। दूसरी कंपनी बनेगी पब्लिक कंपनी, और अब एक तीसरी कंपनी भी नए कानून में बना दी गई है, एकल कंपनी। अब देखो, वर्गीकरण में आप एक्स्ट्रा अगर इतना डाल देंगे बढ़िया है, अगर ये याद ना रहे तो फिर कंपनी अधिनियम के तहत ही केवल आप वर्गीकरण कर दीजिएगा। और इसमें बता दीजिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित कंपनियां 2 तरह की हैं, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। और इन दोनों कंपनियों में से यानी कि जो अधिनियम है हमारा, इसमें 3 प्रकार की कंपनियों का उल्लेख किया गया है। वो एकल व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति वाली, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो ऐसे कंपनियां
3 तरह की हो जाएंगी। ध्यान दो, एकल कंपनी बोले तो हाँ, ऐसी कंपनी जो एक व्यक्ति से अभिप्रेत है, यानी कि इसमें वही 1 मैन आर्मी वाला है, सब कुछ यही है, इसमें अलग से सदस्यों की जरूरत नहीं, अलग से डायरेक्टरों की जरूरत नहीं, सब कुछ देख रेख यही करता है। फिलहाल नौकरी पर सब कोई रखेगा, अकेले नहीं चला लेगा, लेकिन यहाँ अकेला मालिक यही होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे कंपनी का तो हमको एक सीमा नियम बनाना पड़ेगा। तो जब आप मेमोरेंडम बनाएंगे तो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं कंपनी के, उनका नाम, उनका हस्ताक्षर, उनकी सब कुछ डालना पड़ता है। तो इसमें जो है केवल एक व्यक्ति का, ये 262 में है, इसे लिख सकते हैं, धारा 262। और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को आपको पढ़ना है। 5 नंबर में अगर आएगा तो एकल कंपनी आ सकता है, वैसे कम चांस हैं। तो प्राइवेट कंपनी की परिभाषा जो है वो 268 में दी गई है, और इसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी जो पूंजी है, इसमें नहीं लिखा कि कितनी होगी, आप आगे जानेंगे। फिर एकल कंपनी को छोड़ दो, एकल कंपनी का मतलब एक व्यक्ति वाली कंपनी, इसके बाद फिर एक से ज्यादा होंगे। तो प्राइवेट कंपनी में इसका मतलब 2 सदस्य, एकल को छोड़ दो तो फिर कम से कम 2 सदस्य, और अधिकतम 200 सदस्यों तक इसकी संख्या सीमित रहती है। तो ध्यान रखना, पूंजी का तो विहित करेंगे बाद में। तो यहाँ जो सदस्य रहेंगे वो 2 से लेकर 200 तक, कम से कम 2 और अधिकतम 200। अच्छा, क्योंकि कंपनी की पूंजी जो है वो शेयर है, और ध्यान दो प्राइवेट कंपनी में सदस्य अपनी पूंजी लगाते हैं, तो जब अपनी पूंजी लगाएंगे तो वो शेयर को ट्रांसफर करने का अधिकार खत्म कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो वो शेयर क्यों ट्रांसफर करेंगे? पूंजी ट्रांसफर करने का अधिकार खत्म है। तो सबसे पहला प्राइवेट कंपनी में जितने भी लोग रहेंगे उतने लोगों में ही अपना पूंजी लगाना है। सामाजिक तौर पर जैसे हम लोग जनता को आमंत्रित करने वाली बात है, वो यहाँ प्राइवेट कंपनियों में नहीं होती है। तो इतना ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर पूंजी इकट्ठी करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करते हैं। प्राइवेट कंपनी में चूंकि निदेशक रखना ही रखना है, तो यहाँ निदेशक भी रखे जाते हैं। तो निदेशकों की संख्या कम से कम 2 होगी। तो प्राइवेट कंपनियां अपना किसी तरह का भी अंश जारी कर सकती हैं, अपने अंशधारियों को अनुपातिक मताधिकार दे सकती हैं, 2 न्यूनतम निदेशक रख सकती हैं। तो निदेशक बोर्ड तो सब में ही होगा, लेकिन कम से कम 2। इनकी पुनर्नियुक्ति पर कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता, जब चाहें तब कर लें। फिर बात आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है इसके प्रकार के हिसाब से? तो पब्लिक कंपनी आपको 271 में मिलेगी, धारा 271 में पब्लिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। और पब्लिक कंपनी में आपको बताया गया है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। और आप लोग खास इसकी पहचान देखिए कि कंपनियों के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा या लिमिटेड लिखा होगा। तो जो कंपनी प्राइवेट है वो प्राइवेट जरूर लिखेगी, लिमिटेड तो लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिटेड से पहले प्राइवेट लिखना जरूरी है। लिमिटेड लगाए या ना लगाए, लेकिन प्राइवेट नाम के आगे लगाना जरूरी है। पब्लिक कंपनियां केवल लिमिटेड लिखती हैं, प्राइवेट नहीं लगाती। 2 चीजें केवल जानेंगे, जो प्राइवेट नहीं है और जो प्राइवेट है।
तो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, और जो प्राइवेट है वो तो प्राइवेट है ही। तो इतना लिखने के बाद आपको फिर अंतर करना पड़ता है कभी कभी कि अंतर क्या है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों में अंतर क्या है। तो ध्यान रखना, पहला, पब्लिक कंपनी में जैसे यहाँ हम लोग अगर लिख लें सदस्य, तो यहाँ न्यूनतम सदस्य 2 और यहाँ न्यूनतम सदस्य 7। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 7, प्राइवेट में न्यूनतम सदस्य 2। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्य 200 और इसमें अधिकतम सदस्य निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। फिर अगली बात आप ध्यान दीजिए अंतर में, अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्राइवेट कंपनी अपने अंशों को अंतरण करने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। अंतरण पर एक लिखेंगे, ये लगा सकती है और ये अंतरण करने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, कोई रोक नहीं है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंश के आमंत्रण का दे सकते हैं। तो आप जान रहे हैं प्राइवेट कंपनी अंशों को आमंत्रित करती है, जनता को नहीं करती, और पब्लिक कंपनी आमंत्रित करती है जनता को। तो पब्लिक कंपनी अंश खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, अंतर में प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती। फिर आप एक अंतर अभी जो आपको बताया था निदेशक वाला, निदेशक का अंतर कर देंगे, डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं कम से कम? यहाँ प्राइवेट में कम से कम 2 और यहाँ कम से कम 3। वहां सदस्य संख्या 7 है, ध्यान रखना, फिर गड़बड़ी कर दो। अभी हमने बात की थी कि कंपनी का जब हम निर्माण करते हैं तो एक पेपर बनाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है ज्ञापन पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सीमा नियम भी कहा जाता है उसको। तो जब सीमा नियम बनाया जाता है और वो किसी भी पेपर की कंपनी की स्थापना के लिए बहुत जरूरी होता है, तो पब्लिक कंपनी में सीमा नियम पर इनके साइन कराना जरूरी होता है, हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। उनके बिना ऐसे समझ लो कि फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये वाली शर्त लागू नहीं होती है, ये आपको लिखना है। यानी कि प्राइवेट कंपनी में निदेशक के हस्ताक्षर करना अनिवार्य नहीं है सीमा नियम पर, और क्योंकि वो लिमिटेड लोग हैं, वो अपनी पूंजी अपने आप लगा रहे हैं तो अपने ही साइन कर लेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कोई नहीं है, पब्लिक केवल पैसा खर्च करेगी, प्रमोटर कंपनी का निर्माण करवा रहा है, तो इसमें निदेशक के साइन होना जरूरी है। फिर व्यापार प्रारंभ करने की बात आती है, तो पब्लिक कंपनी अपना जब व्यापार प्रारंभ करने की बात करेगी तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है 1 महीने बाद, 6 महीने के भीतर अपनी संवैधानिक बैठकें करेगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है, ये अंतर आपको लिखना है बैठक की बात। यानी कि प्रारंभ करने की तिथि से 1 महीने के बाद और 6 महीने के भीतर अपनी बैठक करना अनिवार्य होता है। प्राइवेट कंपनी में बैठक करना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इन चीज़ों को आपको दिखना है। अब और भी लिख सकते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार जो एक आपको सर्टिफिकेट देता है, प्रमाण पत्र देता है, तो पब्लिक कंपनी में वो सर्टिफिकेट को मिलने के बाद ही व्यापार प्रारंभ होता है, उससे पहले नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी के चूंकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 है, तो 7 से कम हो गए अगर उसके सदस्य, तो कंपनी का बाइंडिंग अप किया जा सकता है, समापन किया जा सकता है। और
प्राइवेट कंपनी में ये संख्या 2 है तो 2 से कम होने पर उसका समापन किया जा सकता है। समापन का मतलब खत्म, क्योंकि इसकी न्यूनतम संख्या 2 और 7 है, क्योंकि अब न्यूनतम शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। अब अगर प्राइवेट कंपनी उसमें मिनिमम 2 ही सदस्य हैं और उसमें भी एक कम हो जाए तो 1 रह जाएगा, और 1 रह जाने पर फिर वो कंपनी एकल दर्जे में आ जाएगी। तो इसलिए फिर प्राइवेट का दर्जा खत्म करो या कंपनी खत्म करो। ऐसे इसमें 7 का होने पर आप खत्म करो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी ऋण पत्र जारी नहीं करती। ऋण पत्र अंश जैसे जारी नहीं करती है वैसे ही ऋण पत्र भी जारी नहीं करती, लेकिन पब्लिक कंपनी अंश भी जारी कर सकती है और ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। एक अंतर और लिख सकते हो कि पब्लिक कंपनी में सरकारी नियंत्रण ज्यादा होता है, सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है, और प्राइवेट कंपनी में सरकारी नियंत्रण पब्लिक कंपनी की अपेक्षाकृत कम होता है। और एक अंतर मैंने आपको बता ही दिया था पहले, उसमें वो भी लिख सकते हो कि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, यह भी अंतर है। पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखा जाता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। ये आपका कंपनियों का वर्गीकरण है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, सामान्यतः आप इन्हीं कंपनियों को पढ़ते हो, लेकिन इनसे ही मतलब होती ऐसी ही यही कंपनियां हैं। इन्हीं कंपनियों में आप और भी कंपनियां, जैसे पब्लिक कंपनी है ना, वो सरकारी बन सकती है या शुरुआत से ही सरकारी कंपनी हो सकती है। तो एक प्रकार आप कंपनी का अलग से सरकारी कंपनी भी लिख सकते हो। सरकारी कंपनी, इसकी धारा 245 है। तो सरकारी का मतलब दोनों सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार का कोई भी कंपनी हो सकती है सरकारी। एक प्रकार कंपनी का विदेशी कंपनी भी है। तो विदेशी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका मुख्यालय विदेश में हो, यानी कि किसी दूसरे देश की उत्पत्ति हो। तो ऐसे करके आप इसके प्रकार भी बढ़ा सकते हो। तो ये है आपका कंपनियों का वर्गीकरण।